चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। मैं आपको क्लास 11th का पहला पार्ट इकोनॉमिक्स का जो है मैं वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पता चलेगा, व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स इज अबाउट, मतलब इकोनॉमिक्स है क्या चीज़, किसके बारे में, ये क्या चीज़ आपको बताता है, क्या क्या इसके बारे में आप जान पाएंगे, मतलब ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी। उसके बाद दूसरी क्या आप जान सकते हैं, अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक इज लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंजम्पशन। कहने का मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं और तरह तरह की, वो क्या होता है हमारे ह्यूमन बीइंग डेली लाइफ में किस तरह से उनका जो कंजम्पशन है, उनका जो उपभोग है, वो कैसे इकोनॉमी से रिलेटेड है, उनके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हमें क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, वाई नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स कैन हेल्प इन डिस्क्राइबिंग कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर 3 टर्म्स आ रहा है, जैसे हो गया कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों का मतलब क्या हुआ, इनके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इट, तो कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, उपभोग करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उसको उत्पादित करना। जब तक उत्पाद नहीं करेंगे तब तक हम उपभोग कैसे कर सकते हैं। अब मान लिया कोई उत्पादक जो उत्पाद करने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, मतलब लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो फिर वो उसको कैसे हर एक इंसान तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए उसका क्या है, कंजम्पशन भी होना चाहिए, प्रोडक्शन भी होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी होना। अगर ये स्मूथ फ्लो में होता है तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी हमारी अच्छी चल रही है। उसके बाद हमें लर्न अबाउट सम यूजेस ऑफ स्टैटिक्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और कुछ हम स्टैटिक्स का मतलब होता है कि कितनी चीज़ें जा रही है, कितना उसका लेखा जोखा जो रखते हैं ना, उसको स्टैटिक्स कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले वाई इकोनॉमिक्स, आखिर ऐसी कौन सी विपत्ति पड़ गई कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है, आ रही बात समझ में। तो देखिए, यू हैव परहैप्स ऑलरेडी हैड इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर योर अर्लियर क्लासेस एट स्कूल। यानी कि अभी जो सिलेबस है, जैसे हमारे बहुत सब पहले की कहानी है, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय ऐसा कोई सब्जेक्ट अलग से नहीं था कि इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। लेकिन अभी का जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें बच्चे इकोनॉमिक्स लेके पढ़ते हैं, कोई कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ते हैं, मतलब ऐसे प्लस 10th के समय से ही। तो कहते हैं कि यू माइट हैव बीन टोल्ड दिस सब्जेक्ट इज मेनली अराउंड व्हाट अल्फ्रेड मार्शल, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो अब देखो बच्चों, यहाँ से क्या कर सकते हैं, अल्फ्रेड मार्शल है ना, अल्फ्रेड मार्शल ये जो नाम है, ये क्या इसको कहा जाता है, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मतलब आधुनिक अर्थशास्त्र का, है ना। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र होता है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के तौर पर कहा जाता है, मतलब फाउंडर के तौर पर कहा जाता है, कॉल्ड। और उसने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग देखिए, आप इस डेफिनेशन को ऐसे अंडरलाइन करें, जब कभी भी एग्जाम आए तो डायरेक्ट उनके पॉइंट को ना, किसी भी बड़े साइंटिस्ट या जो भी लेखक हैं, है ना, जो जाने माने लोग हैं, उनके कथन को आप हूबहू ऐसे ही रख देंगे। तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है ना, अल्फ्रेड मार्शल, फाउंडर ऑफ द कॉल्ड द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब एक साधारण बिजनेस, मतलब एक साधारण इंसान के, है ना, लाइफ में जो छोटी मोटी जो भी बिजनेस होता है, तो वो क्या हो गया, वो रिलेटेड होता है, दैट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स, इसका क्या मतलब है। देखिए, स्टडी ऑफ मैन मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ मैन का मतलब क्या हुआ, किसी इंसान का, है ना, पढ़ाई, है ना, इन द ऑर्डिनरी मतलब साधारण कंडीशन में, बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब हम बिजनेस के सेंस पर हम अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो एक तरह से इकोनॉमिक हो गया। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, व्हेन यू बाय अ गुड्स, जब कभी आप सामान खरीदते हो, यू मे वांट टू सेटिस्फाई योर ओन पर्सनल नीड। अब मान लिया सामान खरीदने हम बाज़ार में जाते हैं तो ऐसे थोड़े कि आंख बंद करके कुछ भी ले लेते हैं, हमारी जो ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, सामान लेते हैं, है ना। ओन पर्सनल नीड्स और दोज ऑफ योर फैमिली और दोज ऑफ एनी अदर पर्सन टू whom you want to make a gift, you are called consumer। तो अब देखिए, मार्केट में हम जाके जो सामान खरीदते हैं ताकि हम अपना या अपने रिलेटिव का या अपना पड़ोसी का या अपना दोस्त का, किसी का भी, अगर हम उनके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई सामान बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो जो क्रेता होता है वो क्या कहलाया, कंज्यूमर कहलाया, है ना, कंज्यूमर हो गया। और व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, देन यू आर कॉल्ड व्हाट, सेलर। तो यहाँ पर 2-3 टर्म आ रहा है, कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर सभी लोगों को समझ में आता है। दूसरा आ गया सेलर, सेलर का मतलब क्या हुआ, बेच करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेलर कहते हैं। यानी कि
द पर्सन हु इज़ सेलिंग, सपोज लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई एक इंसान है, ठीक है, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, और ये एक कोई सामान मतलब इनके पास दुकान है ना, ही हैज़ शॉप। जब शॉप होगा तो ये क्या करेगा, सेल आउट करेगा, यहाँ से जाएगा कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर जाके इसका गुड्स को खरीदेगा, है ना। तो ये हो जाता है। एक देखो 2-3 चीज़ें हैं इसमें, क्या है, 3 थिंग्स आर देयर। तो पहला हमने पढ़ा कंज्यूमर, अबाउट द कंज्यूमर, यू ऑल गॉट अबाउट द कंज्यूमर, देन वी नो अबाउट द सेलर, एंड देन देयर इज़ अनदर क्लास दैट इज़ कॉल्ड द प्रोड्यूसर। तो ये सारे बच्चों को आता होगा, सबको समझ में आता होगा कंज्यूमर क्या हो गया, सेलर क्या हो गया और प्रोड्यूसर क्या हो गया। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, व्हेन यू आर इन जॉब वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन, जब आप कोई काम में है, किसी लोगों के बारे में क्या करते हैं, काम करते हैं ना, वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन एंड यू गेट पेड फॉर इट, यू मे बी एम्प्लॉयड बाय समबडी who pays you wages or a salary, you are called a service holder. That means आप क्या कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर आदमी से पैसे ले रहे हैं और उस पैसे के बदले में आप क्या कर रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं, समय से वो आपका क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है एक तरह से। जो आप क्या कहलाएंगे, सर्विस होल्डर कहलाएंगे। मतलब आपने काम किया और काम के बदले में, है ना, क्या मिल रहा है आपको, पे किया जा रहा है। तो यू विल बी द सर्विस होल्डर। When you provide some kind of service to others for payment, you may be a lawyer or a doctor or a banker or a taxi driver or a transporter or a goods, you are called the service provider. तो सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, वो कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी काम अगर हम करते हैं, एनी वर्क अगर हम करते हैं और उसके बदले हमें अगर पैसे मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्विस प्रोवाइडर। दैट मीन्स जैसे हम जियो का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हर एक जगह ये होता है, एक आदमी होगा सर्विस प्रोवाइडर और एक होगा उसका, उस सर्विस प्रोवाइडर को कुछ रिटर्न में देता है। मतलब ऐसे दोनों, मतलब क्या होता है, दोनों ओर से यहाँ पर काम होती है। तो व्हेन यू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विस टू अदर फॉर पेमेंट, मे बी लॉयर और डॉक्टर और अ बैंकर और अ टैक्सी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर, यू आर कॉल्ड द सर्विस प्रोवाइडर। इन दिस केसेस यू विल बी कॉल्ड गेनफुली एम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस केस में हम क्या कहलाएंगे, गेनफुली एम्प्लॉयड। मतलब हम इसमें कुछ अपना पूंजी नहीं लगा रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, अपना समय उसको दे रहे हैं। तो इसको हम क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वंस, अब अगर बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आर वंस दैट आर अंडरटेकन फॉर द मॉनेटरी गेन। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारा प्रोसेस कहलाता है जिसमें क्या होता है, मॉनेटरी गेन होता है। मॉनेटरी गेन का मतलब होता है कि हमें कुछ उससे इनकम होता है। तो ऐसे एक्टिविटी अगर कोई भी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक। दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक मीन्स बाय ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑफ लाइफ। तो इसी का मतलब कहता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब हो गया कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं जिसके लिए हमें पे किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक। अब हम आते हैं एक्टिविटीज़, क्या क्या मतलब, है ना, लिस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली वुड यू कॉल। अब मान लें कि हमारे फैमिली में भी कोई भी है, तो हम क्या करते हैं, आप सबका लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि कोई आपके फैमिली में लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कुछ भी है, किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो क्या है, इंगेज्ड हैं। ठीक है, आप अपने आप को भी ऐसे कह सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट है तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो अभी आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो भी पैसे आप दे रहे हैं, मैं जहाँ भी जिस जगह भी आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे जो भी पैसे वट एवर द अमाउंट यू आर सबमिटिंग, दैट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ डिपोजिशन। आप एक तरह से वहाँ जमा कर रहे हैं, पूंजी जमा कर रहे हैं, बाद में उसका आपको आउटकम मिलेगा, पढ़ लिख लेंगे, जॉब मिल जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, सर्विस करेंगे। अब देखो, वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब हो गया वी कैन नॉट गेट समथिंग। समथिंग मतलब थोड़ी बहुत, फॉर नथिंग, अगर आपने कुछ नहीं किया तो थोड़ी बहुत भी नहीं मिलेगा। इफ़ यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प, है ना, अलादीन और मैजिक, उनका जो जादू का जो चिराग लैम्प है, यू वुड एग्री दैट Aladdin was a lucky guy. Whenever and whatever he wanted, he just had to rub his magic lamp on when a genie appeared to fulfill his wish. अगर सबके साथ होता कि सब कोई अलादीन का चिराग बन जाता,
तो क्या होता है, कोई काम नहीं करता, कोई काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक बार चिराग जला देते, एक बार लैंप को रब कर देते और हमारी इच्छा पूरी हो जाए, है ना। तो अगर ऐसा होता तब तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी भी नहीं पड़ते। व्हेन ही वांटेड एक्सपेंसिव गिफ्ट टू ब्रिंग टू द किंग, व्हेन आस्किंग फॉर हिज डॉटर्स हैंड, ही गॉट देम एट द बैट ऑफ एन आईलिड। मतलब जैसे बैट ऑफ एन आईलिड मतलब क्या होता है, पलक झपकाया तुरंत निकाल दिया, मतलब वो जो चीज़ डिमांड किया पलक झपकते ही वो मिल गया। तो ऐसा नहीं होता है। ये तो आप एक कहानी सुने, अलादीन की जो कहानी है आप उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन रियल लाइफ वी कैनॉट बी एज लकी एज अलादीन। तो रियल लाइफ में इतना कोई भी लकी नहीं है जितना अलादीन लकी था, है ना। ऐसा थोड़े कि अलादीन के जितना सब लोग लकी हो जाएगा, है ना। वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास क्या है, अनंत चाह होती है, अनंत इच्छाएं होती हैं, है ना। अगर एक चीज़ मिल गया तो आप और ज़्यादा इच्छाएं प्रस्तुत करेंगे, है ना। जैसे किसी के पास बाइक नहीं है तो वो बाइक लेगा, फिर बाइक आ जाने के बाद क्या लेगा, वो 4 व्हीलर लेगा, 4 व्हीलर आ जाने के बाद फिर वो सोचेगा कि नहीं हम और इससे बड़ा 4 व्हीलर लें। अब जैसे अनिल अंबानी हो गया, वो क्या हो, वो चाहेगा कि हमारा चार्टर्ड प्लान हो, है ना, चार्टर्ड प्लेन हो। तो इस तरह से इच्छाएं अनंत होती है, जितनी पैसा आएंगी, है ना, उतनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी। तो इच्छाओं को इस तरह से आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे रहिए और इच्छाओं को मारते रहिए। द पॉकेट मनी दैट यू गेट टू स्पेंड, इफ़ यू हैड मोर ऑफ इट देन यू कुड हैव परचेस्ड ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स यू वांटेड, बट सिंस योर pocket money is limited, you have to choose only those things that you want the most. This is basic teaching of economics. तो कहते हैं कि ये देखिए, जो बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, आपके पास जितने पैसे हैं उस पैसे से आप क्या करोगे, कोई सामान खरीदोगे। अब मान लें जिसके पास बहुत पैसे हैं तो उनको जो मन करता है वो खरीदता है। अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो आप क्या करेंगे, है ना। लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड पैसे के केस में what will you do? In case of limited resources, you will buy only those things which are very necessary, which are essential for you. You will segregate the things you are going to buy. So you just keep in mind. आगे चलते हैं। Then scarcity is the root of economic problems. स्कारसिटी का मतलब क्या होता है, कमी होना, कोई भी चीज़ का कमी हो जाना उसको स्कारसिटी कहते हैं। और स्कारसिटी को ही क्या होता है, यही एक रूट है, जड़ है इकोनॉमिक का। मतलब जैसे होता है कोई चीज़ की कमी हो गया तो लोगों के दिमाग में आएगा ना कि इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हैड देयर बीन नो स्कारसिटी देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर स्कारसिटी नहीं होती, कमी नहीं होती, तो क्या होता, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होता। अभी जैसे देख रहे हैं कि क्या पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है, ठीक है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन साथ में सिचुएशन ऐसा है कि चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, ऐसे पूरा दुनिया के हालत ऐसा बिगड़ा हुआ है, लेकिन करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना करनी चाहिए। तो अब देखिए इच्छाएं भी तो बढ़ रही है, जनसंख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है ना। तो अब इतनी बड़ी, अब मान लिया कि एक छोटा सा ज़मीन है, उस ज़मीन में क्या होता, पहले 2-3 आदमी लोग खाते थे, अब उसी में उसको पूरा 10 आदमी का पेट भरना होता है। तो क्या करना पड़ेगा, उस छोटे से ज़मीन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या अन्न उत्पादन करना पड़ेगा। And you would not have studied economy earlier. In your daily life, we face various forms of scarcity. अलग अलग तरह की कमियां हमारे को मिलती हैं, है ना। अपने डेली जीवन में विभिन्न तरह की कमियों से हम गुजरते हैं। The long queues at railway booking counters, crowded buses and trains, shortage of essential commodities, the rush to get the ticket to watch a new film, etc. are all manifestation of scarcity. We face scarcity because of the things that satisfy our wants are limited in availability. तो scarcity क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो चाह होती है उनका लिमिटेड अमाउंट है। मतलब आप मान लिया कोई चीज़ हम चाहते हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो इसीलिए हर एक कोई को नहीं मिल पाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर इंस्टेंट्स ऑफ स्कारसिटी। मतलब ऐसे हम कई और स्कारसिटी का हम इसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे अगर आप कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं और आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप एक तरह से सोचेंगे ना कि ये हमारे पास अगर इतना पैसा होता तो मैं ये चीज़ खरीद लेता। तो स्कारसिटी का ये मतलब होता है। हर जगह देखेंगे, मतलब जैसे आप गाड़ियों में भी देखते हैं, ट्रेन में हर जगह भीड़ रहती है, तो वो भी एक तरह का स्कारसिटी हुआ ना। अगर स्कारसिटी नहीं होती तो क्या होता, हर एक लोग आराम से चलते, कोई दिक्कत नहीं होती। दीज रिसोर्सेज विच द प्रोड्यूसर्स हैव अ लिमिटेड एंड
also have alternative uses. The take a case of food that you eat every day. It satisfies your want of nourishment. ये क्या करता है, हमारे पोषक को पूर्ण करता है. फार्मर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, फार्मर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स द प्रोड्यूस योर फूड. तो वो जो फार्मर है, वो जो खेती के काम में इंगेज है, वो क्या करता है, वो करता है कि आपके लिए भोजन उत्पादित करता है. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर लाइक लैंड, लेबर, वाटर, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा आर गिवन. ऑल दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो कहते हैं कि हर एक इंस्टेंट में क्या चाहिए, कुछ ना कुछ लेबर चाहिए, है ना, टाइम, है ना, रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर लाइक लैंड चाहिए. अब मान लिया एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए ज़मीन भी चाहिए, लेबर चाहिए, वाटर, फर्टिलाइजर, ये सब चाहिए, आर गिवन. ऑल दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. द सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड क्रॉप सच एस रबर, कॉटन, जूट एक्सेट्रा. तो ऐसे ही मान लिया कि रबर का कोई खेती करता है, जूट की खेती करता है, तो उनको वो सब रिसोर्सेज चाहिए होती है. कौन सी रिसोर्स, मान लिया लेबर तो चाहिए होती है, उसके लिए उसको फर्टिलाइजर भी देना पड़ेगा. दस अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज give rise to the problem of choice between different commodities that can be produced by those resources. तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो कमोडिटी हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं, है ना, उनके बीच में क्या होता है, रिसोर्स का तालमेल होता है. मतलब एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स के लिए पूरक बनता है, वो उनको उनके कम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करता है. अब हम बात देखते हैं कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये 3 पॉइंट से हम अवगत होते हैं. तो कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन क्या है. देखो, इफ़ यू थॉट ऑफ अबाउट इट यू माइट हैव रियलाइज द इकोनॉमिक इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर दिस you need to know reliable facts about all the diverse economic activities like production, consumption and distribution. तो अब देखो, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन सब टर्म से अवगत होना पड़ेगा. तो अब हम बताएं, इकोनॉमिक इज़ ऑफन डिस्कस्ड इन 3 पार्ट्स. तो इकोनॉमिक को कितने पार्ट में डिस्कस किया था, 3 पार्ट में, है ना. ये 3 पार्ट अगर होगा तो वो इकोनॉमिक के श्रेणी में आ जाता है. कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ें देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होगा. आफ्टर प्रोडक्शन इट विल बी कंज्यूम्ड, है ना, आफ्टर प्रोडक्शन इट विल कंज्यूम्ड एंड देन इन ऑर्डर टू बी गेट कंज्यूम्ड इट शुड बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अब हम बात करते हैं, वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स given his income and many alternative goods to choice from what to buy when he knows the prices. This is the study of consumption. तो कहते हैं कि अगर कोई कंज्यूमर है, हम क्या हैं, कंज्यूमर है. हर एक इंसान एक तरह से देखा जाए तो कंज्यूमर है, और हर एक इंसान एक तरह से देखा जाए तो प्रोड्यूसर भी है. कैसे कंज्यूमर कैसे हो सकता है, वो किसी ना किसी का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, चाहे कोई भी हो, वो सारा कुछ अपने घर पे वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. सिमिलरली अगर वो कोई काम भी तो करता है, किसी के यहाँ काम करता है ना, एक तरह से वो क्या होता है, प्रोड्यूसर हो जाए, प्रोडक्शन भी करता है. प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या, वो अपना वर्क फोर्स देता है, अपना काम देता है, और वो किसी को काम देके, सेवा देके वो क्या करता है, वो कोई चीज़ वो क्या कर सकता है जो नहीं है, नहीं से उसको बनाता है. वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स गिवन, यानी कि गिवन द इनकम मैनी अल्टरनेटिव गुड्स टू चूज़ फ्रॉम व्हाट टू बाय व्हेन ही नोज द प्राइस. अब जब कभी भी हम लोग जाते हैं मार्केट में, तो क्या करते हैं, हम अपने बजट के हिसाब से कोई सामान चूज़ करते हैं. ऐसा तो नहीं है कि हमारे पॉकेट में 10 रुपये है और मैं 10,000 का सामान चूज़ कर लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता. सबसे पहले उसमें जाने के लिए आपको सोचना पड़ता है. वी ऑल्सो वांट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर सिमिलरली चूज़ व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट व्हेन ही नोज द कॉस्ट ऑफ प्राइस. दिस इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन. अब अगर, है ना, कंजम्पशन का स्टडी का मतलब क्या होता है, आपके पॉकेट के हिसाब से आप कोई चीज़ सामान खरीदते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कंजम्पशन. और मान लिया कोई किसान है, उसको अगर पता है कि सरसों को उगाने से ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, तीसी उगाने या सरसों उगाने, आपको पता है जैसे मसाला वगैरह का बहुत ज़्यादा दाम होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से अपना कंजम्पशन प्रोड्यूस करेगा कि ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो.
तो इसको अगर इस बारे में हम बात करते हैं तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन की स्टडी कहलाती है। फाइनली वी वांट टू नो हाउ द नेशनल इनकम और द टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम व्हाट ही हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि अब हम जानना, मान लिया किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में हम पढ़ लिए, मतलब उस पर्टिकुलर इंसान का क्या है, कितना प्रोड्यूस हुआ या कितना खर्च हुआ, है ना, टोटल इनकम जानना चाहते हैं। तो उसी तरह से नेशनल का भी, मतलब अगर हमें पूरा देश का जानना है कि कितना इनकम और एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसको हम किस चीज़ में नापते हैं, उसका एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द जीडीपी। अब देखो ये क्या होता है, इस distributed through wages and salaries, profits and interest, leaves aside here income from international trade and investment. This is the study of distribution, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या होता है, कौन सा क्षेत्र से कितना आ रहा है ना, कितना उसका योगदान है, ये अपना क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा these three conventional decision of the study of economics about which we want to know all the facts, modern economics has to include some of these basic problem facing the country for special studies। अब जो भी मॉडर्न इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बेसिक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे कि यू माइट वांट टू नो व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट सम हाउस होल्ड इन आवर सोसाइटी हैव द कैपेसिटी टू अर्न हाउ मच मोर देन अदर्स। तो कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा अर्न करते हैं, कुछ कम करते हैं। यू मे वांट टू नो हाउ मेनी पीपल इन द कंट्री आर रियली पुअर, आर मिडिल क्लास, हाउ मेनी आर रिलेटिवली रिच एंड सो ऑन। तो हमें, हमारे मन में जिज्ञासा होती है ना, जैसे भारत सरकार भी क्या करती है, सर्वे कराती है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अपनी सारी डेली नीड को पूरा कर सकते हैं, कितने लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है ना, महिला पुरुष में शिक्षा का क्या दर है ना। ये सारी चीज़ें जो हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं। जैसे हमें, मतलब ये पैमाना अगर आप नापेंगे तो इससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति कहाँ लाई कर रही। यू मे वांट टू नो हाउ मेनी आर इलिटरेट, आप ये भी जानना चाहेंगे कितने लोग शिक्षित हैं। हु विल नॉट गेट जॉब्स, कौन किसको जॉब नहीं मिलेगा, है ना, जो इलिटरेट है ना। रिक्वायरिंग एजुकेशन, हाउ मेनी आर हाईली एजुकेटेड एंड विल हैव द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन। तो ये सारे डाटा क्या होता है, हमें हमारे जानने लायक होता है, मतलब हमारे में जिज्ञासा होती है। जैसे भारत सरकार भी वैसे ही करवाती है, जनगणना करवाती है ना, उनके शिक्षा का दर प्राप्त करती है, हर एक स्टेट का अलग अलग जारी करती है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, ये आर्थिक गतिविधि मापने का भी एक पैमाना हो गया। अब मान लीजिए जिसको, जो बहुत पढ़ा लिखा, उसका ये एक्सपेक्टेशन है उसको अच्छा जॉब मिल जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब मान लीजिए जो नहीं पढ़ा लिखा वो क्या करेगा, मिडिल क्लास, वो लेबर बनेगा। यू मे वांट टू नो मोर फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स दैट वुड आंसर क्वेश्चंस अबाउट पॉवर्टी एंड डिस्पैरिटी इन सोसाइटी। गरीबी और जो असहिष्णुता है ना, डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है, जो बराबरी नहीं है। इफ़ यू डू नॉट लाइक द कंटिन्यूएंस of poverty and gross disparity and want to something about the ills of society, you will need to know the facts about all these things before you can ask for appropriate action by the government। तो अब देखो, अगर आप ये चाहते हैं, अगर क्या चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि ये गरीबी है और अलग अलग तरह की निरस्ताएँ हैं, इनको सारी चीज़ को ख़त्म की जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनका जड़ ढूंढेंगे, है ना। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये सब ख़त्म करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू नो इट्स कॉज। अगर आपको कॉज पता चल गया तो आप क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे और धीरे धीरे ये क्या होगा, सही हो जाएगा। इफ़ यू know the facts, it may also be possible to plan your own life better. Similarly, you hear of some of you may even have experienced disasters like tsunami, earthquake, bird flu, है ना, जैसे अभी कोविड का चल रहा है, डेंजरस थ्रेटनिंग आवर कंट्री एंड सो ऑन, दैट अफेक्ट्स मैंस ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। अब देखिए अभी जो कोविड-19 चल रहा है, जिसकी वजह से इनॉर्मसली बिजनेस लाइफ क्या हो गया, हर एक इंसान का एक्टिविटी, हर एक बिजनेस का एक्टिविटी क्या हो गया, बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इकोनॉमिस्ट कैन लुक एट दीज थिंग्स प्रोवाइडेड दे नो हाउ टू कलेक्ट एंड पुट टुगेदर द फैक्ट्स अबाउट व्हाट दिस डिजास्टर्स कॉस्ट
सिस्टमेटिकली एंड करेक्टली। तो अब इकोनॉमिस्ट क्या करेगा, इन सारे के बारे में सर्वे करेगा और ये ढूंढ के निकाला कि कितना इसका कॉस्ट आ सकता है, मतलब कितनी हानि हो सकती है। यू मे परहैप्स थिंक अबाउट इट एंड आस्क योरसेल्फ वेदर इट इज़ राइट दैट modern economics now includes learning the basic skill involved in making useful studies for measurement poverty, how income are distributed, how earning opportunities are related to your education, how environmental disasters affect our life and so on। तो अब यहाँ से हम क्या जान सकते हैं कि मतलब हम सारी चीज़ें, अगर हमें अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो हमें अपनी कमी को पहचानना पड़ेगा। अगर इंसान, अभी देखिए इंसान को पता है अगर वो अशिक्षित रह जाएगा तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जस का तस रह जाएगा। तो हर एक इंसान क्या होता है, शिक्षित, मतलब कोशिश करता है कि शिक्षित हो जाए, और गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करती है। तो है ना, इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो बढ़ती रहती है, आगे चलती रहेगी, है ना। ऑब्वियसली इफ़ यू थिंक अलोंग दीज लाइन्स यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट वाई वी नीड स्टैटिस्टिक। अब देखो, अब इन सारी चीज़ों को अगर आप सोचेंगे तो हमें ये भी माइंड में आएगा कि क्यों हमें स्टैटिक्स चाहिए। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, गणना होता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, है ना, कितने परसेंट जो है इनको और ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, कितना हेल्प की चाहिए ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें जानने के लिए क्या चाहिए, स्टैटिक्स चाहिए, लेखांकन करना चाहिए, है ना। ऑफ नंबर्स रिलेटेड टू सेलेक्टेड फैक्ट्स इन सिस्टमेटिक फॉर्म। तो स्टैटिक्स क्या है, नंबर्स रिलेटेड टू सेलेक्टेड फैक्ट्स इन सिस्टमेटिक फॉर्म टू बी एडेड टू ऑल मॉडर्न कोर्सेज ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। वुड यू एग्री विद द फॉलोइंग डेफिनेशन। अब देखिए, अब फाइनली हम इकोनॉमिक का डेफिनेशन, आप इस इकोनॉमिक का डेफिनेशन को अपने एग्जाम में डायरेक्ट यूँ ही लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज द एम्प्लॉय scarce resources that could have alternative use in the over produce various commodities that satisfy their want and to distribute them for the consumption among the various person and groups in the society। तो इकोनॉमिक्स वो एक तरह का स्टडी है जिसमें ये बताया जाता है कि पीपल या सोसाइटी कौन सा अपना चूज़ करेगा, अपना पाथ कौन सा चूज़ करेगा जिससे उसको इनकम हो, उनका लाइवलीहुड अच्छी चले, है ना, सारी चीज़ें उनकी पूरी हो, है ना, डेली नीड्स उनके जो चीज़ें हैं वो सारी पूरी हो, उनका कंजम्पशन हो, ठीक है। तो इसी को हमें क्या कहते हैं, ग्रुप, है ना, ताकि ये हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, शायद, है ना, आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे। और नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, इसको एक बार रिवाइज करके रखेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करें, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करें। ये क्लास 11th का पहला चैप्टर का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर का इतना तक आज हमने कराया। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इससे आगे कंटिन्यू कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।